हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समर्पण क्लासेस बुलंदशहर पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आप एक धनराशि 8% वार्षिक की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। इसी धनराशि पर ब्याज की उपरोक्त दर से की 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमें समझने की थोड़ा सा फेर है। हम जो यहाँ गलती करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, हम क्या गलती करेंगे जिससे हमें बचना है। एक धनराशि का 8% वार्षिक की दर से 8 साल का साधारण ब्याज 16,000 रुपये। देखिए जी, 8 साल का 16,000 रुपये 8 वर्ष का ब्याज है मेरे पास। जब 8 साल का साधारण ब्याज मुझे 16,000 रुपये दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष बराबर होता है। एक साल का जो साधारण ब्याज आएगा 2,000 रुपये। नॉर्मल सा हिसाब है मेरे पास ही भाई। 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 16,000 रुपये है, तो एक साल का साधारण ब्याज कितना आएगा? 2,000 रुपये। ठीक है। अब मुझे पता है कि एक वर्ष की जो ब्याज की दर है वो 8% है और ब्याज मेरे पास 2,000 रुपये है एक साल का। ठीक है, यहां तो क्वेश्चन में दिया है। गलती क्या करते हैं हम लोग, हम यहां से इसका मूलधन निकाल देते हैं, जो कि मूलधन की हमें इसमें जरूरत ही नहीं होने वाली कि मूलधन पहले निकालेंगे मूलधन फिर उस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। भाई हमें मूलधन की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। देखो चक्रवृद्धि ब्याज यहां से कैसे निकलेगा। इस धनराशि पर ब्याज की उपरोक्त दर की 1/4 दर जो हमें रेट मिल रही है, इसकी 1/4 क्या होगी? 2%। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 2%। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज के बाद तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, 2 वर्ष का साधारण 1,000 रुपये। अब मुझे यहां से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो एक बात आप बताइए, एक साल का साधारण ब्याज 500 रुपये, 2 साल का साधारण ब्याज 500, 1,500 500, ये पहली साल का। अब आपको भी पता होगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। जब मुझे पहली साल मिला 500 रुपये, फिर दूसरी साल मिला 500, जब मुझे दूसरी साल 500 रुपये मिलेंगे तो इस पे भी तो ब्याज पे ब्याज लगेगा 2%। 500 का 2% कितना होता है? 10 रुपये। ठीक है, तो आप यहां से समझ चुके होंगे कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा मेरे पास वो होगा 1,010 रुपये आंसर। बस हमें इतना टाइम लगेगा। यदि हम यहाँ से मूलधन 2% की वैल्यू, 8% की वैल्यू 2,000, फिर 100% की वैल्यू वो हमारा मूलधन आएगी, फिर उस पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 साल का, तो हमारा टाइम होगा ठीक है काफ़ी ज़्यादा खराब। इसलिए हम सीधा यहाँ से अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकें। भाई हमको कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमको इतना पता है कि चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है हमारे पास CI, वो ब्याज पर ब्याज लगता है, जिसमें वो लिखा होता है कि इतने दिन बाद वो संयोजित होगा। संयोजित का मतलब यही है कि जब वो टाइम पूरा हो जाएगा वो हमारी जो राशि ब्याज की मिलेगी वो मूलधन में जुड़ जाएगी, फिर उसके बाद वो उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एक कंपनी को होने वाले लाभ में अप्रैल के महीने में अप्रैल से मई तक 10% की वृद्धि हुई, फिर मई से जून तक 20% की कमी आई, और फिर इसके बाद इसने कहा है मई से जून तक 20% की कमी आई है, फिर जून से जुलाई तक 50% की वृद्धि हुई। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखिए बच्चा, इसने कहा है नॉर्मल, बिल्कुल ये मौखिक जो क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन है, बगैर कॉपी पेन के होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ी समझाने के लिए मैं जरा लिखता हूँ। एक कंपनी को होने वाले लाभ में अप्रैल से मई तक 10% की वृद्धि हुई। देखो जी, अब इसे हम करते हैं नॉर्मल। यदि हमारे पास 100 रुपये है, इसमें 10% की वृद्धि हुई, ये हो गया भैया 110 रुपये। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर कह रहा है फिर मई से जून तक इसमें 20% की कमी हुई। भैया 20% की कमी कर दी मैंने। 110 का 20% कितना हो गया? 10% 11 रुपया। जिसको नहीं आता हो निकाल दे, वो इस हिसाब से निकाल सकता है, पर ये कामयाब नहीं है हमारा एग्जाम के अंदर। ठीक है,
वो सब सीखना पड़ेगा। 20%, 20/100 ये सब, ठीक है। तो 10% क्या होगा हमारा 11 रुपये, तो 20% 22 रुपये। 110 रुपये में से हम 22 रुपये माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 88 रुपये, ठीक है 88 रुपये। 20% की कमी होने के बाद जून से जुलाई तक 50% की वृद्धि हुई। अब इसमें भैया 50% की वृद्धि हुई, इसका 50% कितना हो गया भाई, 50% का मतलब आधा होता है, इसका आधा कितना हो गया 44 रुपये। इसमें जोड़ दिया 8 4 12 8 4 12 132। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 की चीज थी, कितने की वृद्धि हुई 32% की आंसर, ठीक है। ये मेथड भी ठीक है, और भी मेथड है मेरे पास दूसरा, लेकिन दूसरे की जरूरत नहीं है जब इससे ज़्यादा इजी, ठीक है, दूसरे की जरूरत नहीं है यहाँ। बाकी दूसरा होता वो तब जरूरत पड़ेगी हमारे पास जब यदि ये कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी नहीं होती, पॉइंटों में होती, तब हम उसको दूसरे मेथड से करते हैं। क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास और भी मेथड है, ये हमारे पास कैलकुलेशन जब इजी है तो हमने इस मेथड से कर दिया। क्वेश्चन आएंगे मेथड आपको सारे बताए जाएंगे, ठीक है, उसकी दिक्कत ना लें। हमें यही तो देखना है एग्जाम के अंदर हमें कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से हैंडल करना है, ठीक है। हम मेथड ये आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन ये चीज़ होती है कि टीचर हर सवाल का हर मेथड ये नहीं बताते कि ये सवाल इस मेथड से करना, ये क्योंकि सवाल सेम रहेगा, यही सवाल रहेगा कि ये इतने बड़ी इतने घटी, लेकिन कैलकुलेटिव रहेगा तो ये मेथड हमारा वहाँ थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो मेथड है यदि कैलकुलेटिव सवाल रहेगा तो वो मेथड इस टाइम की अपेक्षा जल्दी इसे हल करेगा क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। A/B जो है दे रखा है 1:2 और B/C 3:4 और C/D 6:9 और D/E 12:16, तब ABCDE का अनुपात हमसे पूछा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन जो है जो ऑप्शन में दे रखे हैं सारे कि 3:6 12:16 ये जो सब दे रखे हैं, तो यहाँ हमें इसे बिल्कुल बगैर कॉपी पेन के क्वेश्चन को हल करना है, बगैर कॉपी पेन के नॉर्मल हम इसे हल कर देंगे। देखो आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत बताते हैं कि जैसे कि हमने लिख लिया A/B 1:2 और भैया B/C 3:4 ये भी, और C/D 6:9, ठीक है, और D/12:16 ऐसे बता दें। तो इसे बताएगा कोई, पहले ऐसे गुणा करो, फिर ऐसे n बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ और फिर ऐसे बनाओ, करते रहो। ऐसे थोड़ी हम कंपटीशन बीट कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। कोई ऐसे बता देता है कि तुम्हारा लिख देगा यहाँ ABCD और E ये अनुपात रखे हैं, ठीक है। ये इसके नीचे लिख देगा 1 2 3 4 6 9 12 और 16 ऐसे लिख देगा। फिर इसे भर देगा 2 2 2 करके, फिर 3 4 4 6 6 गुणा करो। अरे भाई ऐसे थोड़ी कंपटीशन बीट होने वाला है, कौन करेगा इतना सब ड्रामा। फिर कैसे करना है, अगर काफी पेंसिल भी करना है क्वेश्चन, थोड़ी कौन करेगा इतना, बगैर कापी पेंसिल की कैसे होगा। A/B जो दे रखा हमें 1:2 दे रखा है, तो देखो भैया 1:2 हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। A और B का अनुपात किस ऑप्शन में हमारा 1:2 है, पहले ऑप्शन में तो 1:3 है, तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म, 1:3 है, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा खत्म। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1:2 ही, बी हमारा हो सकता है ऑप्शन। सी हमारा क्या है, सी ऑप्शन हमारा खत्म, सी में 1:2 है ही नहीं, ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारा 1:2। अब हमारे पास या तो आंसर ये है या ये, लेकिन इतनी जल्दी। अब हम बी और सी, बी सी का जो अनुपात है 3 4 है, हम खाली बी और डी को ही चेक करेंगे। 3 और 4 है बी सी का, बी सी में देखेंगे हम 3 और 4, तो लो भैया ये ए तो हमारे पास ऑप्शन खत्म ही है, और हम बी को चेक कर लेते हैं। 3:4 भैया नहीं है, जो हमारा बी ऑप्शन है नहीं है, 3:4 नहीं है, बी ऑप्शन
4 नहीं है, हमारा डी ऑप्शन 3:4 है, आंसर डी। इतनी देर में लगा देंगे मौखिक, क्योंकि 3:4 ही तो बनाएगा हमारा जो बी एस सी है। कैसे बनाएगा देखो, अभी से मैं लिखता हूँ डी ऑप्शन को, 3:6:8:12:16। तो ए और बी के बीच अनुपात कितना भैया, 1:2। और बी और सी के बीच अनुपात कितना है, 3:4। यही तो अनुपात है, यही हमने चेक किया था। मिल गया, इतनी देर थोड़ी लगती है, तुरंत मिल गया भाई। ए और बी तो हमारे पास देखते ही है ना, हमें पता चल रही थी यहाँ ऑप्शन नहीं है। और ए और सी और बी और डी में से हमें चुनना था, तो बी अगले कंडीशन में खत्म हो गया, डी आंसर आ गया। ठीक है, वो इतना जो मैंने करके बताए थे दोनों मेथड, इतना कौन करेगा भाई। जब हमको वो ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन देता है तो हम अपनी बुद्धि क्यों ज़्यादा फालतू में दौड़ाएं। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमने आंसर बता दिया कि भाई तुमने हमसे चारों में से ऑप्शन बताना है। ठीक है, हमने अपना बुद्धि विवेक से आंसर ऐसे लगा दिया, बस खत्म। हम क्यों इतना करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यदि 21, 22, 60, 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में आपको बताई दी थी, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखें, कितने बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से बताए थे। और ये बाकी इन्हें सॉल्व करेंगे तो जिन्हें आते होंगे वो जान रहे होंगे कि सॉल्व कितने टाइम में होंगे। ठीक है, 21, 22, 60, 64 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। 21, 22, 60, 64 में से क्या घटाया जाए तो समानुपाती हो जाए। जो करते हैं हम, जो नॉर्मल जो सब लोग सीखते होंगे, 21 में से x घटा दें, ठीक है, अनुपात 22 में से x घटा दें, अनुपात समानुपात ऐसे करके 60 में से x घटा दें, ऐसे करके, हाँ 60 में से x अनुपात 64 में से x घटा दें। फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं 21 माइनस एक्स बटे 22 माइनस एक्स बराबर 60 माइनस एक्स बटे 64 माइनस है। यार सवाल कर रहे हैं, कंपटीशन बीट कर रहे हैं, 10वीं या 8वीं या 5वीं क्लास का मैथ कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी हमसे कंपटीशन बीट होगा, ऐसे करने लगे तो हो गया। एक थोड़ा सा इससे थोड़ा सुपर फास्ट, इससे थोड़ा आगे हम एक मेथड है पे ऐसे लिख लिया हमने 21, 22, 60 और 64। एक ऐसे होता है, उसमें क्या होता है, इनका डिफरेंस कितना है, 1 का, इनका डिफरेंस कितना है, 4 का। हमें यहाँ से x की सीधी वैल्यू मिलेगी, इसकी मल्टीप्लाई 21 में और इसकी मल्टीप्लाई 60 में। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारी देखो 21 गुणा 4, ये इनका डिफरेंस है। जो इन वैल्यू में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 1, ये इसका गुणा इसमें, और जो नीचे आएगी वैल्यू वो इन दोनों का डिफरेंस होगी 3। 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा। यहाँ से 21 चौक 84 और 60 एकम 60, 84 में से 60 गया तो 24 बटे मेरे पास 3 बराबर 8 आई एक्स की वैल्यू। ठीक है, वो इसमें रखने की कोशिश करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ये थोड़ा उससे अपडेट तरीका है। ठीक है, ये भी टीचरों ने कुछ नहीं पढ़ाया हो, ये तरीका भी हमें एक जगह कम आता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान भी कर लेना। तरीके में आपको सारे बताऊंगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होगा जो आप ये कहोगे कि हम वहाँ से पढ़े थे और ये आपने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे तरीका हैं आदमी टीचर फेमस होने के चक्कर में जो स्टूडेंट है उनका फ्यूचर खराब करते हैं। ठीक है, जो कभी कंपटीशन में टीचर बैठे भी नहीं है, आज तक कोई कंपटीशन एक भी क्रैक नहीं कर पाए, बस बच्चों को ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा फंसाए रहते हैं। ठीक है, ट्रिक आप भी जानते हो कंपटीशन में। हम तो खैर 10 साल गए, मुझे तो 10 साल का कम एक्सपीरियंस है, तो मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब एग्ज़ाम के अंदर हम बैठते हैं और प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो सारी ट्रिक ऐसे उड़ जाती है हवा में, बिल्कुल हमें याद नहीं आती और पेपर हमारा इसी वजह से ख़राब हो जाता है। जब तक हमें बिल्कुल हर चीज़ मालूम नहीं होगी कि हमें कहाँ तो क्या चीज़ अप्लाई करनी है, कहाँ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है और कहाँ हमें किस टाइप का क्वेश्चन किस मेथड से करना है। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तैयारी सब बच्चे करते हैं,
लेकिन तैयारी की जो स्ट्रेटजी है बस वो फॉलो नहीं कर पाते। मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे बचना है और कितने कम समय में हमें करना है, मैंने पूरे मैथ के हर क्वेश्चन के बारे में स्टडी और एनालाइज किया है, जो मैं आपके बीच सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है ये है 21, 20, 60, 64 वाला। इसका हमें मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती x+1 और 7x+8, इसका मध्यानुपाती पूछा मुझे। इसका भाई मैं एक चीज जानता हूं कि इसका मध्यानुपाती ये ऐसे निकलता है, जो मैंने बताई थी x की वैल्यू निकलेगी उसे हम यहाँ रख देंगे, हमारा मध्यानुपाती निकल जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई ट्रिक, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे बिल्कुल साइकोलॉजी पर डिपेंड है। भाई एक चीज बताइए, इसका मतलब रूट होता है, बिल्कुल सीधी सी। और हमारे पास सारे ऑप्शन बिल्कुल पूर्णांक है और हम हमेशा रूट से वैल्यू पूर्णांक ही निकल के आएगी, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ कोई पॉइंट ऑफ आंसर है नहीं वो। तो मुझे पता है कि ये भी एक ऐसी वैल्यू बनेगी जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है और ये भी एक ऐसी वैल्यू बनेगी जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो मैं x की क्यों ना कोई ऐसी वैल्यू रखूं जिससे x की वैल्यू तुरंत निकल आए, इसका पूरा मान निकल जाए, वही मेरा आंसर होगा। 100% बात है, ठीक है। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखूँ, 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 रखूँ 3 का कोई मतलब नहीं है, 3 रखूँ 4 का मतलब है। यदि यहाँ 3 रखूँ 4 का मतलब, तो यहाँ 3 रखूँ 21 और 8 कितने हो जाए 29, ही कोई मतलब नहीं है। 4 रखूँ 5 है, कोई मतलब नहीं है। 5 रखूँ 6 कोई मतलब नहीं है। 6 रखूँ 7 है, कोई मतलब नहीं है। 7 रखूँ 8 है, कोई मतलब नहीं है। 8 रखूँ तो 9 है, यहाँ 8 रखूँगा तो 9 आएगा यहाँ, और 8 7 56 और 8 64 यहाँ आएगा। तो मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि इसकी वैल्यू जो आएगी 8, वो 8 आएगी, ठीक है। मैंने ऐसे ही जस्टिफाई कर लिया 8 आएगी, क्योंकि 8 बनेगा तब 9 बनेगा। तो 9 का कितना निकलेगा 3, और 64 का कितना निकलेगा 8, तो जो मेरा आंसर आएगा 24 आएगा, ठीक है। हमें ऐसे ही कंपटीशन बीट करना होगा, ठीक है। इससे यदि आप सोचोगे कि आप तो तुक्का लगा रहे हैं, बच्चे तुक्का नहीं है, ठीक है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ही बन दिए थे कि किसी को तुक्का लगता हो तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, ऐसे कर सकते हो। एक्स की वैल्यू के लिए भी मैंने एक थोड़ा एक तरीका बताया है कि ऐसे क्रॉस जो भी बताया था, ऐसे क्रॉस वाला उससे कर सकते हो। लेकिन जिन्हें कंपटीशन बीट करना है बच्चे, वो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होते कंपटीशन बीट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, ललिता अपने घर से विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल जाती है, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो घर से उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ, 45 की स्पीड से जाती है तो 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो उस 60 किलोमीटर की चाल से जाने वाली समय से लगने वाली 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है, यदि वो 45 की स्पीड से जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं मैं, तो उसे 60 की जो, यदि वो 60 की से जाती तो कुछ समय लगता, उससे 5 मिनट कम लग रहे हैं। यदि वो 60 की से जाती तो उसे टी टाइम लगता, बेसिक बिल्कुल। और यदि वो 45 की से जा रही है तो उसे 5 मिनट कम लगते हैं, तो मतलब t-5। ये मेरे पास बेसिक है, ठीक है। 45t, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। 45t माइनस कितना होगा, 45 गुणा 5, 225 बराबर 60t, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तो 60 किलोमीटर। अच्छा, देरी होती है, 5 मिनट की देरी होती है, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। 5 मिनट की देरी होती है तो प्लस में आएगा, क्योंकि इसे टी टाइम लगता है तो इसे देरी होती है तो प्लस में आएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ कि ये तो 45 को इधर लेंगे तो 15t और 225, तो 15 से इसे डिवाइड कर देंगे, 15 एकम 15 और बचा कितना, 15 5 75। तो t की वैल्यू मेरे पास आ गई 15, टेंस आ जाएगी। 15 को मैं या तो इसमें रख दूँ या इसमें रख दूँ, लेकिन ये मिनट है
यदि मैं इसमें रखूँ 60, 15 मिनट, तो इसे हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, 15 चौका 60, मतलब 60 से 60 ही डिवाइड हो जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 आंसर। ये तो मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यदि हम साइक्लोज थर्ड प्रोसेस से अपना चलें थर्ड प्रोसेस के द्वारा, तो इसे हम और भी जल्दी निकाल सकते हैं। यदि ललिता अपने घर से विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। देखो, पहले वो 60 की स्पीड से जाती थी, अब वो 45 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो पहले उसे कुछ समय लगता होगा, लेकिन यदि वो 45 की जा रही है तो उसे 5 मिनट एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि उसकी जो चाल है उसमें कितने की कमी हो रही है, 15 की कमी हो रही है 60 पे, 15 की कमी हो रही है 60 पे, तो मतलब 1/4 की कमी हो रही है चाल में। मैं ये कह सकता हूँ चाल में 1/4 की कमी हो रही है। ठीक है, चाल में 1/4 की कमी हो रही है। तो टाइम में कितनी बढ़ोतरी होगी, टाइम में कितने की बढ़ोतरी होगी, चाल में 1/4 की कमी हो रही है, तो टाइम में कितने की बढ़ोतरी होगी, 1/3 की। ठीक है, तो टाइम कितना बढ़ जाएगा, 1/3। एक की वैल्यू कितनी है, कितना बढ़ा है, 5 मिनट। एक की वैल्यू कितनी है, 5 मिनट, तो पूरे की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 की है 15 मिनट आंसर। इसमें इतना टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में आपको जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा लड़खड़ा रहे होंगे कि क्या कम बढ़ती हो गया। ठीक है, तो बच्चे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये थोड़े प्रीवियस पेपर है, उसके बाद मैं मैथ की बुक लेके आ रहा हूँ, आप कमेंट में मेंशन करिएगा कौन सी बुक पढ़ानी है आपको। बिल्कुल ये चीज़ सारी खोल के बताऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज ही कराने वाला हूँ, फिर प्रॉफिट लॉस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद बाकी और चैप्टर देखूंगा, चैप्टरों का बिल्कुल क्रम वही लगाऊंगा जिससे आपको किसी भी चैप्टर में पिछले चैप्टर की वजह से दिक्कत ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपका दिन शुभ हो, और हमारी इस क्लास को जिसके लिए उपयोगी हो उस तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो बच्चा तैयारी करने का इच्छुक हो और अच्छा हो पढ़ने में, उस तक ये क्लास ना पहुंचे। मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बस कुछ बच्चे इसको ये समझ के ना देखें कि फ्री में क्लास मिल रही है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये मेरा वादा है। ठीक है, जो चीज़ मैंने पढ़ के UPSI 2021 में बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया है, वो सब चीज़ आपको मिलने वाली है। जिन्होंने UPSI दिया होगा वो सब जानते होंगे कि 137 स्कोर कितना होता है, तो इसलिए 160 में से, तो इसलिए मैं आपको सारी वो चीज़ देने वाला हूँ जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार, राम राम।